नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलते हैं अपन हिंदी के अपने इस सुहाने सफर पर और हिंदी में हम पहुंच गए हैं शब्द विचार नामक बिंदु पर। और शब्द विचार में ही हम शब्दों के अलग अलग प्रकार, अलग अलग आधार पर प्रकारों को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द, और उत्पत्ति के आधार पर 5 शब्द थे। उन 5 को हमने क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। और अब हम अगले बिंदु तक पहुंच गए, और वो बिंदु हमारा कौन सा है साथियों, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हमारा ये बिंदु है, वो है व्युत्पत्ति के आधार पर। इस व्युत्पत्ति के और भी नाम लिए जा सकते हैं, जैसे आप इसे कह सकते हो रचना या संरचना, इसे ही आप कह सकते हो बनावट। बनावट के आधार पर ये आप कह सकते हो बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना, संरचना व बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं, शब्द के ये कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। तो 3 कौन कौन से होते हैं? पहला तो अपना होता है रूढ़, दूसरा अपना कौन सा होता है, यौगिक। कौन सा होता है, यौगिक। और जब अपन बात करेंगे तीसरे की, तो वो होता है योग रूढ़। तीसरा कौन सा होता है, योग रूढ़। अब देखो, जब अपन बात करते हैं इन तीनों शब्दों की, तो पहला तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है, आजकल ऐसे आने लगे हैं, व्युत्पत्ति व रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो पहला उत्तर 3, और दूसरा उत्तर अपना कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इन तीनों शब्दों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं, और वो चर्चा अब अपनी शुरू होती है। तो सबसे पहले अपन 1 नंबर को लेते हैं, और वह 1 नंबर कौन सा है, ये अपना है रूढ़। और रूढ़ की जब अपन बात करेंगे, तो यहाँ रूढ़ का एक अर्थ होता है भाई, वो कौन सा होता है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ, कौन सा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ। अपन अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, तो 2 शाब्दिक अर्थ सामान्य तौर पर लिए जाते हैं। एक तो ये बता दिया जाता है कि प्राचीन होता है, और एक वो अपना होता है निश्चित। ध्यान देना, निश्चितता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि ये तो चीज इसके लिए निश्चित हो गई। तो मैंने यहाँ 2 बात बताई है। रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ प्राचीनता के लिए आता है निश्चित। अब देखो, ये प्राचीन निश्चित क्या है, ये शब्द हमें उस ओर इशारा कर रहे हैं कि रूढ़ जो शब्द होते हैं, वो पहले तो इनकी परिभाषा इस प्रकार ही होती थी कि प्राचीन समय से चले आ रहे शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़। जैसे हम कोई बात को भी कह देते हैं कि ये आदमी है, प्राचीन समय की बात मानता है, तो उसे कहते हैं रूढ़िवादी विचारों वाला आदमी, ठीक है, ऐसा कहते थे। लेकिन ये शब्द के संदर्भ में जब बात करेंगे, तो ये क्या होता है कि कोई शब्द होता है, उसके लिए, मित्रों ध्यान से सुनो, कि कोई शब्द होता है, उसके लिए कोई एक है ना, कोई वस्तु होती है, उसके लिए कोई एक शब्द क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। तो वो शब्द उसके लिए लगातार बोला जाता है, पहले भी और अब भी, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि मैंने जैसे लिख दिया पुस्तक। मैंने क्या लिख दिया, पुस्तक। अब हमें पता है जैसे ही ये पुस्तक है, नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में सब कुछ आ गई पुस्तक की। तो ये शब्द है वो एक वस्तु जो अब हमारे सामने किताब जो हम पढ़ते हैं, उसके लिए ये काम ली जाती है। तो ये शब्द उसके लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया, और उसी के लिए निश्चित हो गया। ये शब्द उसके लिए निश्चित है, बस ये है तो ये है। यानी इसके अलावा अब अपन इस पुस्तक को क्या नहीं कह सकते, कोई और शब्द नहीं कह सकते। पुस्तक को हम पेन नहीं कह सकते, क्योंकि पेन तो खुद अपने लिए रूढ़ हो चुका है पेन के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है इस प्रकार की। अब मैं इसके थोड़े और पहचान से संबंधित चीज बताता हूँ, वो बहुत जरूरी है। वो क्या है, एक तो जब अपन रूढ़ की बात करेंगे, तो एक तो ये ध्यान रख लेना, ये शब्द स्वतंत्र नहीं होते। यानी ये शब्द अपने आप में क्या है, स्वतंत्र होते हैं, नहीं होते नहीं बल्कि होते हैं, स्वतंत्र। देखो, स्वतंत्र होते हैं।
अब स्वतंत्र होने का तात्पर्य, ये शब्द स्वतंत्र कैसे होंगे वो भी अपन बात करते हैं। यानी इनका ये स्वतंत्र रूप में अलग ही प्रयुक्त कर लिए जाते हैं और उनका स्पष्ट एक अर्थ होता है जो इनके लिए निश्चित होता है, जो इनके लिए लगातार लंबे समय से क्या हो गया, तो रूढ़ हो गया। जैसा कि हमने पढ़ा, ये जो दूध शब्द है तो ये दूध के लिए क्या हो गया, और रूढ़ हो गया। अब हम इसको शरबत नहीं कह सकते हैं, अब हम इसको क्या है, शरबत नहीं कह सकते हैं, तो ये इसके लिए रूढ़ हो गया, शरबत शरबत के लिए रूढ़ हो गया, तो इन्हें शब्दों को कहते हैं। अब एक चीज देखने वाली बात है, ये ऐसे तो हम सभी शब्दों का काम लेते हैं, जो भी है सभी के लिए रूढ़ है, लेकिन नहीं, ये जो शब्द है स्वतंत्र होते हैं और इनके साथ किसी भी शब्द का योग नहीं होता, किसी भी शब्द का योग नहीं, शब्द का क्या नहीं, योग नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब ये शब्द अकेले होते हैं और अकेले ही प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़। जैसे हमने दूध का काम लिया तो दूध अकेला है, इसकी न तो संधि हो सकती। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ बता देता हूँ, और वह कौन सी है, वो ये है कि इनमें एक बिंदु है। अब आप ऐसे तो मैं शब्द लिखाऊंगा तो 5-4 उदाहरणों तक आपकी बुद्धि सीमित हो जाएगी, है ना, एक सीमित दायरे में आप बन जाओगे। लेकिन मैं अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं कि वो क्या है, शब्द रचना की इकाई, शब्द रचना की इकाई, ऐसे पूरा ही लिखते हैं अपन, शब्द रचना की इकाई। आप जानते भी होंगे हिंदी में शब्द रचना की इकाइयां। जब शब्द रचना की इकाइयों की बात की जाएगी तो एक चीज याद रखना, हिंदी भाषा में 4 शब्द रचना की इकाई है। पहली तो अपनी कौन सी है, संधि। दूसरी कौन सी है, समास। तीसरे की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा उपसर्ग, और चौथी इकाई प्रत्यय। ध्यान से सुन ले, एक एक बात गौर से सुने, इसे गांठ बांध ले, यही काम आने वाली है ना, यही ब्रह्मास्त्र है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं, हिंदी भाषा में शब्द रचना की कितनी इकाई है, कुल कितनी इकाई है, 4 जो इकाई है, और चारों की हमने नीचे चर्चा की है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूं मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी में शब्द 4 तरीके से बनाए जा सकते हैं, 4 तरीके से बनाए जा सकते हैं, 4 प्रक्रियाओं से बनाए जा सकते हैं। एक तो संधि से, एक समास से, एक उपसर्ग से, एक प्रत्यय से। जब ये चारों प्रक्रियाएं होती है, मैं ये कह रहा हूं, अपने जब अपन बात कर रहे हैं किस शब्द की, व्युत्पत्ति के आधार पर पहले, और रूढ़ की, तो रूढ़ शब्द में क्या होगा, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी शब्द का योग नहीं। जब किसी भी शब्द का योग नहीं है तो ध्यान रखना, संधि में भी योग है, समास में भी योग है, उपसर्ग में भी योग है, और प्रत्यय में भी योग है। तो मतलब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय युक्त शब्द कभी भी, ध्यान से सुन ले, भी अभी बात पूरी नहीं हुई है, युक्त शब्द कभी भी रूढ़ शब्द नहीं होते, शब्द नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दी है इस लाइन से। कितने ही आपको मैंने हजारों लाखों शब्द इसी से बता दिए हैं कि अगर आपके पास संधि युक्त शब्द आए, समास युक्त आए, उपसर्ग युक्त आए और प्रत्यय युक्त आए, तो वो कभी भी क्या नहीं होंगे, रूढ़ नहीं होंगे। वो आगे क्या होंगे, बात करेंगे, यौगिक होंगे, और उसमें भी एक अपवाद भी आएगा, वो भी चर्चा करेंगे। तो पहले सुन लो, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय युक्त शब्द कभी भी रूढ़ नहीं होंगे। अगर ये याद हो गया तो अब आपको बहुत कुछ याद हो गया। और उनसे मैंने आपको कुछ उदाहरण दे दिए हैं, जैसे हम स्वतंत्र शब्द लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, हमने पेन लिख दिया, इसी का पर्यायवाची जल लिख सकते हैं, और भी कई शब्द है, जैसे अभी हमने यहाँ दूध लिख दिया है, ठीक है, ये शब्द हो गया, पुस्तक हो गया, है ना, पुस्तक, और गाय हो गया, ठीक है, ये शब्द है। इनके ये किसी से जुड़े नहीं, ऐसे नहीं कि पे और न मन के
पा और नी है ना, पा फिर कोई शब्द नहीं है, वर्ण हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि मैं आपको कहना चाहता था स्पष्ट सीधे सामान्य तौर पर एक एक शब्द आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। अब मैं ये यहाँ पर नहीं कह रहा हूं कि वो छोटे होंगे, मैं यहाँ केवल एक ही बात बताई है कि वो जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके साथ किसी शब्द का योग नहीं होगा, न वह उपसर्ग होंगे, न वह समास से युक्त शब्द होगा, न वह प्रत्यय से और न वह संधि से, ठीक है। जब आप ये समझ गए तो अब आपको अगला जो शब्द है वो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप 1 मिनट में ही समझ जाओगे। और वो क्या है देखते हैं। 2 नंबर अपना शब्द, और वह कौन सा है, वो अपना शब्द है यौगिक। वो अपना शब्द क्या है, यौगिक। जब हम यौगिक को पढ़ रहे हैं, यहाँ एक चीज याद कर लेना, योग प्लस इक से बना ये शब्द है, योग प्लस इक से। तो यहाँ एक ही नाम को पकड़ना है, योग को। किसको पकड़ना है, योग को। जब हमें पता है किसी कोई शब्द योग होकर बनता है तो एक तो वो क्या नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, ठीक है, यानी खुद स्वतंत्र नहीं होता। जहां अर्थ प्रकट कर रहा है तो वो कई जोड़ करके शब्द है ना, फिर अर्थ प्रकट करेगा। 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो एक तो ये स्वतंत्र नहीं होता। दूसरी इसकी बात मैं आपको बताता हूं, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। वो ये कि ये 2 या अलग अलग, मैं यहां सीधा लिख देता हूं, अलग अलग शब्दों, अलग अलग रूढ़, अलग अलग रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, योग से बने होते हैं। क्या बात बताई है मैंने ये कहा है कि ये 2 अलग अलग शब्दों के रूढ़ से बने होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ मूल बात क्या है, वो ये है 2 अलग अलग रूढ़ शब्दों, ठीक है। इसमें भी रूढ़ शब्द होंगे, पहले हमने बात किया अलग अलग थे, वो तो एक ही था। यहाँ 2 अलग अलग रूढ़ शब्दों के योग, मतलब यहाँ क्या होगा, योग होगा। वो शब्द जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बन जाएंगे, यौगिक। क्या बन जाएंगे, यौगिक। बहुत सरल है। और ये स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि जब 2 जुड़े हुए हैं तो अब 2 शब्द होंगे। अभी मैं उदाहरण देता हूं, उससे पहले ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमें, जो हमें हजारों लाखों शब्द याद करवा सकते हैं। वो कौन सा है, एक तो सबसे पहले अपन लेते हैं संधि को ही लेते हैं, संधि, उसके बाद समास, उसके बाद उपसर्ग, और उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रत्यय। और जब अपन ये चीज पढ़ लेंगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय युक्त सभी शब्द यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। बात समझ गए होंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वहां हमने क्या पढ़ा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से युक्त शब्द कभी भी रूढ़ नहीं होते थे, ठीक है। और यहां पढ़ रहे हैं जब रूढ़ नहीं होंगे तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से युक्त सभी शब्द क्या होंगे, सभी शब्द क्या होंगे, यौगिक। अब मित्रों यहां मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं। अब यहां मैंने सभी तो लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैं इससे एक बात बाहर निकालूंगा, वो है समास। समास पूरे को बाहर नहीं निकालना है, इस समास का एक भाग है ना, इस समास का एक भाग है ना। और उसे हमें क्या करना है, छोड़ करके, और छोड़ना किसको है, बहुव्रीहि समास। ध्यान देना भाई, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को क्या कर देना है, छोड़ना होगा हमें यहाँ। मतलब मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूं, संधि से युक्त सारे शब्द क्या होंगे, यौगिक। संधि का कोई भी, जिस शब्द की संधि होती है सारे क्या होंगे, यौगिक। जिस शब्द में समास होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुव्रीहि, यानी हमारे 6 समासों को हम पढ़ेंगे। मूल रूप से 4 थे, 6 समास है, उनको जब हम पढ़ेंगे तो सारी हम बात करने वाले हैं। तो समास में क्या मैंने आपको बताया, समास में एक समास है ना, एक मात्र को छोड़ना है, और वो एक मात्र कौन सा है, बहुव्रीहि है। इसको छोड़ करके सारे शब्द, समासिक शब्द जितने भी है वो सारे क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। और उपसर्ग युक्त जितने भी उपसर्ग युक्त शब्द हैं सारे क्या होंगे, यौगिक। प्रत्यय युक्त शब्द है सारे क्या होंगे, यौगिक। ध्यान रखना, इन चारों में सिर्फ समास में सिर्फ एक को छोड़ना है, बहुव्रीहि समास से सारे शब्द क्या होंगे,
बहुव्रीहि समास से युक्त सारे शब्द यौगिक नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, आगे बात करेंगे योग रूढ़ की। तो साथियों जब हमने ये बात की है तो इससे आप एक चीज तो समझ ही जाओगे, यानी आपने बहुव्रीहि को छोड़ दिया है तो कुछ शब्दों से समझ आओ। जैसे आपने संधि का शब्द ले लिया, कोई भी शब्द ले लो, आपने ले लिया विद्यालय, संधि का शब्द आपने क्या ले लिया, विद्यालय। अब देखो ये विद्यालय शब्द है, ये बना कैसे है, ये ऐसे ही बना है, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। अब ध्यान दे, मैं आपको है ना इन 2-3 शब्दों से ही बता दूंगा। एक शब्द अपन ये भी काम ले सकते हैं, कोई भी शब्द आप ले सकते हो। जैसे आपने लिखा रवि प्लस इंद्र, ठीक है, रवि प्लस इंद्र, संधि से एक बात कर रहे हैं। विद्या प्लस आल्य, मित्रों विद्या अलग शब्द है, आल्य अलग शब्द है। दोनों, विद्या अपना अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, आल्य अपना भवन, घर, निकेत, सदन, है ना, घर का पर्यायवाची है, अलग प्रकट कर रहा है। अब तक ये है ना, जब मैं इतना सा देखूं, मतलब अभी मैं ये योग और आल्य नहीं सोचूं, केवल विद्या सोचूं, तो अगर ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है, रूढ़। क्या शब्द है भाई, रूढ़। और जब अपन आल्य की बात करेंगे तो ये भी रूढ़ अलग है, अपना अर्थ दे रहा है। लेकिन जब अपन रूढ़ और रूढ़ को पढ़ेंगे तो ध्यान देना, इन दोनों का क्या हो रहा है, प्लस का मतलब यहाँ क्या है, योग है, प्लस का मतलब क्या है, योग। और जब इनका योग हो गया है तो ये क्या है, यौगिक। ये क्या है भाई, यौगिक। तो ये दोनों शब्द मिलकर के क्या बन गए, यौगिक। क्या बन गए, यौगिक। तो अब आप, मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ गए, ये अलग अलग तो क्या है, रूढ़ है, और जब ये योग हो जाता है इनका तो क्या बन गया, यौगिक। तो विद्या प्लस आल्य यानी संधि से युक्त सारे शब्द है ना, ये देखो रवि, रवि अलग तो क्या है, रूढ़ है, और ये इंद्र भी अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। लेकिन अब जब ये जुड़ेगा, यौगिक के रूप में जुड़कर आया, तो ये देखो योग हुआ, और योग होते ही क्या बन गया, यौगिक। क्या बन गया, यौगिक। ये बात आप समझ गए होंगे, यानी संधि से सारे शब्द ऐसे हो जाते हैं। और जब अपन बात करेंगे किसकी, जब अपन बात करने वाले हैं समास की, तो समास से युक्त भी बहुत ज्यादा जो शब्द आते हैं हमारे सामने। जैसे मैं समास का एक शब्द ले लेता हूं, मैंने लिख दिया नील कमल। मैंने क्या लिख दिया, नील कमल। जब आप नील कमल को पढ़ रहे हो तो आप देखो ये शब्द भी बिल्कुल समासिक शब्द है। नीला है जो कमल, यानी जो कमल क्या है, नीला है, विशेष से विशेषण वाला है। अपन बात करेंगे कर्मधारय समास की, ठीक है, तो इसमें कर्मधारय समास है, तो ये शब्द भी नील अलग है और ये कमल अलग है। तो नील अलग अर्थ दे रहा है, कमल अपना नील, नीला, और कमल कमल, यानी जो कमल क्या है, नीला है। तो कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर पहले नील है तो अलग अर्थ दे रहा है, तो रूढ़ हो गया, और कमल है तो वो भी अपना क्या दे रहा है, अलग अर्थ दे रहा है, और वो भी क्या है, रूढ़ है। लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो मित्रों इनका योग हो गया, और योग हुआ तो ये क्या कहलाएंगे, यौगिक। योग हुआ तो ये क्या कहलाएंगे, यौगिक। ये बात आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आप समास के कितने भी शब्द ले सकते हो और उन शब्दों से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बना सकते हो। जैसे अगर अपन लेना चाहेंगे, है ना, समास में अगर हम बहुव्रीहि समास के, आप देखो, आप एक चीज और समझो, हम बहुव्रीहि को क्यों नहीं लेंगे वो अभी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि बहुव्रीहि की बात अब अगले चीज में जाएगी। जैसे बहुव्रीहि का कोई उदाहरण ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया नीलकंठ, मैंने शब्द क्या ले लिया, नीलकंठ। तो ध्यान दे, शब्द तो यहीं पर जुड़े हुए हैं दो, एक तो क्या हो गया, नील, और एक क्या हो गया, कंठ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो शब्द है ये अपना कोई और अर्थ ही दे रहा है। कैसे कि नील कंठ, दोनों जुड़ते ही क्या बनेगा, नीलकंठ। योग तो हो गया इनका, ध्यान से सुनो, योग तो हो गया, लेकिन अब नीलकंठ का मतलब नीला कंठ नहीं है। एक व्यक्ति के पास चले जाएंगे हम सीधा ही, और वो व्यक्ति यानी भगवान महादेव। नीले कंठ किसके, भगवान महादेव के। तो आप देखो नील भी छुप गया, कंठ भी छुप गया, अर्थ क्या निकला, महादेव।
अर्थ क्या निकला, महादेव। तो मित्रों जब अपन महादेव के पास पहुंच गए हैं तो अन्य अर्थ निकलेगा, तो वो इसमें आने वाला नहीं है। ठीक है, किसमें नहीं आने वाला है, ये अपने यौगिक शब्द में नहीं आने वाला है। तो ध्यान देना, ये किस में जाएगा, योग रूढ़ में जाएगा। तो ये मैंने एक चीज छोड़ी है। इसी प्रकार आप समाज से आगे निकल करके उपसर्ग के कोई उदाहरण लेते हो तो उपसर्ग के उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। उपसर्ग का कोई उदाहरण ले लो, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, क्या लिख दिया, परिहार। ये देखो मैंने एक शब्द लिखा परिहार, इसको मैं तोड़ दूंगा तो देखो ये क्या बना, परि प्लस हार। यहाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये परि क्या है, यहाँ हमारा परि क्या है, उपसर्ग है, और ये हमारा मूल शब्द है। ये हमारा क्या है, मूल शब्द। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी तो अच्छी है कि यहाँ परि अकेला आया है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, है ना। परि अलग अलग तथ्य के रूप में इसका भी ना उपसर्ग है, इसके भी अर्थ अलग अलग है। तो ये परि यहाँ स्वतंत्र है, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। और हार भी स्वतंत्र है, तो ये भी क्या है, रूढ़ शब्द है यहाँ तो। लेकिन अब ये दोनों जुड़ रहे, देखो हार, ये दोनों इस शब्द में जुड़ रहे हैं, इसमें जुड़ गए। क्या जुड़ा, एक तो रूढ़ और रूढ़। जब दोनों रूढ़ आपस में जुड़ेंगे तो शब्द योग होगा, इनका क्या होगा, योग। देखो ये परि योग हार, परि योग हार। तो अब ये क्या बन जाएगा, यौगिक। क्या बन जाएगा, यौगिक। इस प्रकार सारे आप उपसर्ग से युक्त शब्द है कोई भी ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया विदेश, तो यहाँ पर एक तो क्या आ गया, वी, और एक क्या आ गया, देश। वी उपसर्ग अपने आप अर्थ प्रकट कर रहा है। वी का अर्थ होता है अलग या अन्य, और देश का अर्थ देश हो ही गया। तो अब ये दोनों, यहाँ पर रूढ़ था, ये रूढ़ था, दोनों मिलकर के क्या बन गए, इस विदेश में आए तो क्या बन गए, क्या बन गए भाई, यौगिक। ठीक है, क्या बन गए, यौगिक। इसी प्रकार प्रत्यय से युक्त शब्द है, बहुत ज्यादा जो शब्द हैं वो आते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, ये देखो, एक तो यहाँ लिखा ही पड़ा है इसका खुद ही, योग प्लस इक, है ना, यौगिक का ही पता चल रहा है, योग प्लस इक। तो यहाँ पर इक प्रत्यय है। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिख दिया भारतीय। क्या लिख दिया, भारतीय। तो ये शब्द कैसे बना है, भारत स्वतंत्र शब्द है, रूढ़ शब्द है, और एक ये क्या है, ये प्रत्यय है। तो इन दोनों को मिलाकर के शब्द बन गया भारतीय। इन दोनों का क्या है, योग। योग हुआ जिसका मतलब यौगिक। ठीक है, इसी प्रकार बहुत ज्यादा शब्द है, अपने शब्दकोश में हम क्या ले सकते हैं, काम ले सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया सामाजिक, मैंने एक शब्द क्या लिखा, सामाजिक। ठीक है, और सामाजिक की भी क्या हो सकती है, हमें पता है, समाज प्लस एक, संधि भी है, और यहाँ हमारा क्या है, प्रत्यय भी है। तो समाज मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या बना, सामाजिक। तो मित्रों इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, यानी जितने भी उपसर्ग युक्त शब्द है, सारे किसमें आएंगे, यौगिक में आएंगे। तो आपको मैंने एक जबरदस्त बात बता दी है, एक तरीके से इसे हम ट्रिक कह सकते हैं। तो संक्षिप्त अध्ययन मतलब थोड़े समय में ज्यादा अध्यापन करने का यही तरीका है, और यह मेरा खुद का अनुभव है, मैंने ऐसे अनुभव से कुछ सीखा है, तो मैं आप लोगों के सामने, है ना, आपके पास पहुंचाना चाहता हूं, इन चीजों को शेयर करना चाहता हूं, आप तक मेरी पहुंच हो, बस मैं यही चाहता हूं। तो अब देखो, ये मैंने आपको बात बताई है महत्वपूर्ण। अब अपन अगले और इस अध्याय का अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं, और वो बिंदु अपना कौन सा है, वो बचा है अपना योग रूढ़। क्या बचा है, योग रूढ़। योग रूढ़ जब आपने यौगिक पढ़ लिया और आपने रूढ़ पढ़ लिया, तो योग रूढ़ तो बहुत आसान है, उसमें कोई हमें, है ना, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो 3 नंबर और 3 नंबर अपना कौन सा है, योग रूढ़। अब देखो, योग रूढ़ की बात की जाएगी तो इसमें दो चीज है, दोनों शर्तें होगी, है ना। ये हमें शब्द से ही पता चल रहा है, योग भी तो होगा, ठीक है, और साथ में वो शब्द क्या होगा, रूढ़ भी होगा। अब ये रूढ़ कैसे होगा देखते हैं। अगर अपन बात करेंगे इन प्रकार के शब्दों की, तो ये दो शब्दों से जुड़कर तो, है ना, ये दो शब्दों से जुड़कर तो बने होते हैं भाई, दो शब्दों के योग से बने होते हैं, दो शब्दों के योग से बने होते हैं, परंतु में क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु एक विशेष अर्थ में प्रकट होते हैं,
विशेष, परंतु एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अब ये ध्यान देना, अर्थ प्रकट करते हैं। अब मैं एक बात यहाँ और लिख दूं तो भी आप समझ जाओगे, और वह क्या, अगर मैं विशेष की जगह लिख देता अन्य तो भी बात हो जाती सही, विशेष अर्थ या अन्य अर्थ। ध्यान से सुन लो, योग रूढ़ दोनों होंगे, योग भी होगा मतलब यौगिक भी होगा और रूढ़ शब्द भी होगा। कैसे होगा अभी बात करते हैं। दो शब्दों के योग से तो शब्द बने हो सकते, कई बार तीसरा भी मिल जाता है, और परंतु एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो ये शब्द क्या कहलाएंगे भाई, योग रूढ़ कहलाएंगे साथियों। एक अच्छी सी बात तो वो है, इसके पहचान का एक तरीका तो वो हम जानते ही इसका, और वह कौन सा है, वो वाला जो हमने एक छोड़ रखा है ना, एक समास के अंदर एक बात छोड़ रखी है, और वह कौन सी, बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण, बहुव्रीहि समास के संपूर्ण उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। बात को समझ गए होंगे आप, क्योंकि वहां हमने छोड़ा है, इसलिए किसके लिए छोड़ा, इसके लिए। अब मैं कुछ आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि ये योग क्या होता है, फिर रूढ़ हो जाता है और क्या अन्य अर्थ प्रकट करता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, बहुत अच्छा सा शब्द है, आप लोग सुनते आ रहे हो काफी समय से। मैंने शब्द ले लिया पीताम्बर, ठीक है, मैंने शब्द ले लिया पीताम्बर। एक शब्द मैं और लिख देता हूं, जैसे ले लिया दशानन। क्या ले लिया, दशानन शब्द ले लिया। लंबोदर ले सकते हैं हम, लंबोदर, ठीक है। पहले इन तीन शब्दों को करके देखते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा बात क्या है। देखो पीताम्बर शब्द है, ये इसको हम क्या विच्छेद कर देंगे। कैसे बना है ये शब्द, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। अब आप कहोगे भी सर इसमें तो संधि हो रही है, तो संधि वाले तो उसमें जाएंगे। ध्यान देना साथियों, मैंने यही बात कही है कि इसमें संधि तो हो रही है लेकिन समास भी है, और समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। अब हमें यहाँ समास भी आना जरूरी है, जो कि मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो पीत प्लस अंबर, पीत माने पीला, अंबर माने कपड़ा, अंबर माने कपड़ा। अब यहाँ इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया, पीला कपड़ा। यहां तक तो ये शब्द क्या है, यौगिक है, यहां तक तो ये शब्द क्या है, यौगिक है। लेकिन अब ये शब्द एक मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए है ना, रूढ़ हो गया। क्या हो गया, निश्चित हो गया। रूढ़ का अर्थ मैंने बताया है, निश्चित हो गया, तो फिर वो क्या कहलाएगा, योग रूढ़। ध्यान देना, अभी तक तो पीत और अंबर का योग हो रहा है, ठीक है, पीतांबर में, लेकिन आगे एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं शब्द, और वो क्या प्रकट कर रहे हैं, या तो भगवान विष्णु होते हैं और या भगवान क्या होते हैं, कृष्ण, ठीक है। तो अब ये शब्द क्या हो गया, इनके लिए निश्चित हो गया, इनके लिए रूढ़ हो गया। जैसे ही पीतांबर की नाम आए तो पीतांबर धारी कौन है, कृष्ण या विष्णु भगवान है। तो ये बात आप समझ लेना। अब ये शब्द क्या होंगे, योग रूढ़, यानी पीत अंबर, पीला कपड़ा। ये दोनों शब्द अपना अपना अर्थ छोड़ चुके हैं, छोड़ करके अन्य अर्थ ग्रहण किया है, और वो क्या है, विष्णु भगवान या क्या किया है, कृष्ण भगवान। तो ये भी बात आप लोग समझेंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ 10 मैंने लिख दिया, 10 प्लस आनंद, मैंने क्या लिख दिया, आनंद। आनंद माने मुख या सिर। तो अब देखो यहाँ मेन चीज ध्यान रख लेना, 10 आनंद, 10 है आनंद। अब देखो 10 आनंद, अब हम ये शब्द से तो है, एक ये रूढ़ है और आनंद अलग है, दोनों मिल गए, हम इनको यौगिक कर देते हैं। लेकिन यौगिक से भी ये शब्द अब आगे चला गया, और वो क्या, किसी के लिए रूढ़ हो गया, निश्चित हो गया। तो दशानन कौन होता है भाई, रावण। जैसे ही दशानन का नाम आता है, रावण हमारे दिमाग में आ जाता है, तो अन्य के लिए रूढ़ है। ऐसे शब्द सारे क्या होंगे, योग रूढ़। योग तो होता है लेकिन अर्थ किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है। इसी प्रकार लंबोदर, तो लंब प्लस उदर, लंब प्लस क्या होगा, उदर, ध्यान रखना। अब उदर माने क्या होता है, पेट। अब देखो हम बहुत ज्यादा शब्द है वो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानते, तो हम उनको कैसे समझ पाएंगे विद्यार्थियों, आप ही जानते हो। लंब उदर, लंबा है जो क्या है, उदर, यानी जिनका पेट क्या होता है, लंबा होता है, वो कौन है, हम सब जानते हैं,
ऐसे हमारे लंबोदर भगवान कौन है? गणेश जी है। तो अब देखो ये तीसरे अर्थ को प्रकट कर दिया, लंबा उदर किसका है? गणेश का। ठीक है, तो लंब शब्द भी अपने आप में छूट गया, उदर भी छूट गया, अब सीधा अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया, वो कौन सा? गणेश का। तो ये बहुव्रीहि शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, और ये बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण है किसमें आने वाले हैं साथियों? सारे उदाहरण अपने आने वाले हैं योग रूढ़ में। ठीक है, अब मैं कुछ और शब्द आपको, है ना, जो अचंभित करने वाले शब्द है वो भी बता देता हूं। हम सोच लेते हैं अक्सर, देखो हम अक्सर सोच लेते हैं कि ठीक है जो छोटे छोटे शब्द हैं वो किस में आ जाएंगे? रूढ़ में आ जाएंगे। थोड़े बड़े होंगे वो किस में आ जाएंगे? यौगिक में आ जाएंगे, और उससे बड़े होंगे वो योग रूढ़ में आ जाएंगे। ध्यान देना, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है और इसके हम शिकार हो जाते हैं, और हम हमारे अस्त्र जो शस्त्र है वो गिरा देते हैं और जंग हार जाते हैं, और हार के पुनः वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है? जंग जीतनी है, परीक्षा रूपी जंग जीतनी है, और जीतने के लिए हमें ध्यान देना है मित्रों। छोटा शब्द भी योग रूढ़ हो सकता है। जैसे मैं एक शब्द देता हूं आप लोगों को, खग, इसी प्रकार मैं एक शब्द देता हूं नग, इसी प्रकार मैं एक शब्द आपको देता हूं जलज, है ना, इसी प्रकार मैं एक शब्द और बता देता हूं अग्रज। बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन फिर भी ये अपने क्या कर रहे हैं? अपने, यानी ये शब्द योग रूढ़ है। कैसे योग रूढ़ होंगे मैं आपको बताता हूं, सुन ले। जब अपन खग शब्द का क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। ये शब्द बना कैसे हैं? तो ये इस प्रकार बनता है, ख योग ग। जब ख और ग का योग होता है तो साथियों ये क्या नहीं रहा? रूढ़ तो रहा ही नहीं, है ना। यहीं से पता चल गया रूढ़ तो है ही नहीं। क्यों? ख और योग ग हो रहा है। ठीक है, अब रही बात ख और ग, ख ग, अगर ख ग से खग से अर्थ कोई निकलता है तो ठीक है, लेकिन अब ये खग किसके लिए प्रचलित हो गया है? सीधा एक अन्य अर्थ है, वो है पक्षी। वो क्या है? पक्षी। इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और अपने किसका है? ये उदाहरण किसका हो जाएगा? योग रूढ़ का। समझ गए होंगे। अगले शब्द पर चलते हैं। देखो ऐसे छोटे छोटे शब्द भी हमें क्या कर देते हैं? अचंभित कर देते हैं। नग, है ना, न प्लस न योग ग, न योग ग। यहां तक ये शब्द क्या था? यहां तक तो ये था यौगिक, लेकिन अब नया अर्थ देगा तो ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़। क्या हो जाएगा? योग रूढ़। तो नग नहीं गमन करने वाला, या तो ये पर्वत हो सकता है, या अपन पेड़ को भी क्या कहते हैं? नहीं, मतलब ये चलता नहीं है। इसी प्रकार जलज की बात करेंगे तो मित्रों जल प्लस जय होता है, तो हम कह सकते हैं जल में जो जन्म लेता है वो क्या होता है? कमल होता है। अन्य अर्थ आ गया। इसी प्रकार अग्र, अग्र माने होता है आगे, और जय माने जन्म लेने वाला, तो मतलब आगे जन्म लेता है, वो हो जाएगा बड़ा भाई। क्या हो जाएगा? बड़ा भाई। अब ये सारे शब्द हैं अन्य अर्थ में रूढ़ हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई है। रूढ़ अकेला स्वतंत्र यौगिक दो शब्दों से जुड़कर बनेगा, और एक बहुव्रीहि समास को छोड़ करके और बहुव्रीहि समास इसमें प्रयुक्त होगा। बड़ी बेहतरीन बात मैंने आप लोगों को बताई है। आज की कक्षा में यही पर संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।